हेलो एवरीवन। देखो, आज का सबसे बिंदास और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके लिए बिजनेस को जाना जाता है। बिजनेस में किसी न किसी वस्तु का, किसी न किसी थिंग्स का ट्रेड होता है ना। आगे पढ़ेंगे बिजनेस क्या है, सर्विस क्या है, प्रोफेशन क्या है, लेकिन बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो होता है थिंग्स विच आर ट्रेड, वो सारी चीज़ें जिससे हम ट्रेड करते हैं। तो आज हम बताना चाह रहे हैं गुड्स के बारे में। गुड्स को बोलते हैं हम लोग ट्रेडिंग कमोडिटीज। ट्रेडिंग मन जिसका आप व्यापार करते हो, क्रय विक्रय करते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, दीज आर कॉल्ड एज ए गुड्स फॉर बिजनेस। उस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए देखो क्वेश्चन, थिंग्स विच आर परचेज्ड या मैन्युफैक्चर फॉर रीसेलिंग पर्पस आर कॉल गुड्स फॉर एन इंटरप्राइजेस। कहने का मतलब है वो सारी वस्तुएं, वो सारी चीजें जो बनाया जाता है, खरीदा जाता है बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो पर्टिकुलर गुड्स उस बिजनेस के लिए, उस इंटरप्राइज के लिए गुड्स होगा। ऑल थिंग्स मे बी गुड्स, सारी चीजें, सारी आइटम्स गुड्स हो सकता है फॉर ए पर्टिकुलर इंटरप्राइज, किसी खास व्यापार के लिए, है ना। एक्सक्लूडिंग, क्या गुड्स नहीं हो सकता, तो एक्सक्लूडिंग इंटेंजिबल आइटम्स। जैसे मान लो हम पढ़ा रहे हैं तो मेरी सर्विस जो है वो इंटेंजिबल है, इसका खरीद बिक्री नहीं होता है। जो सर्विसेज, जो इंटेंजिबल एसेट्स होता है उसको बोलते हैं पेटेंट्स हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ये सब गुड्स की गिनती में नहीं आता है। तो यहाँ पर एक वर्ड लिखे थे कि ऑल थिंग्स मे बी गुड्स फॉर ए पर्टिकुलर इंटरप्राइज। हर चीजें, हर वस्तु जिसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है वो किसी न किसी इंटरप्राइज के लिए गुड्स होता है। किसी और के लिए हो चाहे नहीं हो, लेकिन जिसने उसको मैन्युफैक्चर किया है या बनाया है, पर्पस क्या है, उसको बेचना और बेच के रेवेन्यू अर्न करना, वो थिंग्स उस बिजनेस के लिए गुड्स कहलाएगा, जिसको लोग कमर्शियल लैंग्वेज में, अकाउंटिंग लैंग्वेज में उसको गुड्स बोलते हैं, ठीक है ना। और कौन सा गुड्स के दायरे में नहीं आएगा, तो एक्सक्लूडिंग इंटेंजिबल आइटम्स, एक्शनेबल क्लेम्स, मनी एंड सिक्योरिटीज। एक्शनेबल क्लेम का मतलब हुआ जो चीज प्रदर्शनी में बिकती है वो चीज कभी गुड्स की गिनती में नहीं आता। जो मनी, करेंसी जो होता है वो कभी गुड्स की गिनती में नहीं आता। ओल्ड कॉइन्स में भी, लेकिन जो मनी करेंसी में चल रहा है, मनी बोलने का मतलब होता है कि जिसका आप क्रय विक्रय करते हो, तो मुद्रा का क्रय विक्रय करना अवैध है, ये कभी नहीं हो सकता। तो मनी को हम लोग कभी भी क्या बोलेंगे, गुड्स की गिनती में नहीं आएगा। लेकिन ओल्ड कॉइन्स का अगर एक्सचेंज होता है तो वो गुड्स की गिनती में आएगा। बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे होते हैं कि ओल्ड कॉइन्स कलेक्ट करते हैं, खरीद बिक्री करते हैं। फिर आता है सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज जो भी है एक तरह का डॉक्यूमेंट्स होता है जिसके बदले में लोग कर्ज देते हैं, है ना, और किसी के लिए सेविंग होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। तो सिक्योरिटीज को भी हम लोग गुड्स की गिनती में नहीं आता है, क्योंकि गुड्स आज आपको सिक्योरिटीज दे करके आपसे पैसा लिया है, कल जब सिक्योरिटी सरेंडर करोगे तो उसका रिडम्पशन करेगा, वो कभी गुड्स की गिनती में नहीं आता है। तो गुड्स का मतलब हुआ जिसका ट्रेड करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं अपने अर्निंग को बढ़ाने के लिए, तो वो चीज उस व्यापार के लिए गुड्स कहलाता है। जैसे मान लो कोई इंटरप्राइजेस है जो होम अप्लायंस बेचता है, तो उसके टीवी, फ्रिज, है ना, एसी, बॉयलर, ये सब क्या हुआ उसके लिए, फैन, ये सब क्या हुआ उसके लिए, गुड्स हुआ। लेकिन जो कस्टमर खरीदेगा उसके लिए टीवी, एसेट्स, कंप्यूटर उसके लिए एसेट्स हो गया। जो कपड़ा का ट्रेड करता है, कपड़े का मर्चेंट है, तो कपड़ा उसके लिए गुड्स हो गया। लेकिन जो कस्टमर खरीदा है उसके लिए क्या होगा, वो गुड्स नहीं होगा। जो खरीदा है बेचने के लिए ना, उसी के लिए गुड्स होगा। तो वही लिखे हम यहाँ पर। आगे देखो गुड्स को कितने, तो याद रखना कौन कौन गुड्स में नहीं आता है। तो एक्सक्लूडिंग इंटेंजिबल आइटम्स, एक्शनेबल क्लेम, मनी और सिक्योरिटीज, ये चार चीज गुड्स की गिनती में नहीं आता। बाकी ऑल थिंग्स में भी गुड्स। अब कुछ चीजें जो नहीं होगा, से बिहार में बोलते हैं ना कि वाइन, तो वाइन तो गुड्स थिंग्स है, लेकिन हमारे बिहार में बैन है, यानी लॉफुल परमिशन नहीं है, दिस इज नॉट लीगल आइटम, तो बिहार के लिए गुड्स नहीं कहलाएगा। अगर पकड़े जाओगे आप, तो आप पकड़े जाओगे तो आप पे पेनल्टी चार्ज होगा, आप जेल भी जा सकते हो। तो वो एक लॉफुल एक्शन हुआ। जो चीज हमारे संविधान आपको परमिशन नहीं देता है वो गुड्स के दायरे में नहीं आएगा। अब बिहार के बाहर झारखंड चले जाओ, वहाँ खुलेआम ट्रेड होता है एक अंडर द रूल्स की तहत, तो वहाँ के लिए गुड्स, लेकिन यहाँ के लिए गुड्स, यहाँ क्या कहलाएगा, वो स्मगलिंग गुड्स कहलाएगा। तो गुड्स का मतलब ही हो गया जिसका आप ट्रेड करते हो, लेकिन लीगली बोलने के बाद एक वर्ड लिखे हम लोग ट्रेडिंग कम्युनिटी, जिसका मतलब वो फ्रीक्वेंटली आप उसको ट्रेड करते हो। अब देखो कितने टर्म्स कैसे कैसे यूज करते हैं। गुड्स का के व्यापार में इंट्रीज नहीं होता है सर, तो गुड्स लिखते नहीं है बुक में, लेकिन गुड्स का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। लेकिन कौन सा टर्म यूज करते हैं, तो व्हेन एवर गुड्स परचेज तो लिखेंगे परचेजेस अकाउंट, व्हेन एवर गुड्स सोल्ड तो क्या लिखेंगे, सेलिंग सेल्स अकाउंट, व्हेन एवर परचेजिंग गुड्स रिटर्न, जब खरीदा माल वापस करेंगे तो परचेज रिटर्न, और जब कस्टमर को माल बेचते हैं और किसी कारणवश कस्टमर वापस कर देता है तो उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। तो गुड्स का इतना सारा ऑकरेंस हो सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। जब जो भी हो, परचेज रिटर्न, कस्टमर वापस करेगा, सेल्स रिटर्न, बाकी जो होगा क्या होगा, होल्ड जो करेंगे दुकान में, जो प्रेजेंट टाइम में जिस्ट है
वो कलेक्शंस को क्या बोलेंगे, स्टॉक। तो गुड्स से इतना चीज निकला है ना। तो ये गुड्स का जानना बहुत जरूरी है। सब टर्म्स में आएगा, इसलिए यार डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट क्या है, किसी को छोड़ देना या कोई मेरे को छोड़ दिया, एग्जाम कर दिया, इसको अलॉट भी बोलते हैं और रिसीव भी बोलते हैं। और हमेशा लेके याद रखना, ये नॉन कैश आइटम आता है, ना तो कैश में इनफ्लो होता है ना कैश में आउटफ्लो होता है। तो इसका इंपैक्ट क्या होता है, तो हमेशा अगर बिजनेसमैन किसी को डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा है तो सेल्स वैल्यू घट जाएगा बिजनेस के लिए, एंटरप्राइज के लिए, और कस्टमर के लिए बेनिफिट होगा। उल्टा होता है, एक बिजनेसमैन अपने मैन्युफैक्चर से माल परचेज कर रहा है तो होलसेलर उसको गुड डिस्काउंट अलाउ करेगा, तो होलसेलर के लिए क्या होगा, ये डिस्काउंट रिसीव होगा, यानी छूट प्राप्त होगा। तो होलसेलर के लिए इनकम होगा और मैन्युफैक्चर के लिए क्या होगा, उसके लिए एक्सपेंस होगा। तो हमेशा लेकिन ये क्या होगा, याद रखना, कैश के रूप में आएगा ना कैश के रूप में जाएगा। जस्ट एक बेनिफिट है जो आपके एक्सपेंस को कम करेगा और एक के लिए इनकम को कम करेगा। तो जो आपको डिस्काउंट दिया है, अलाउ किया, उसका इनकम घटेगा, और जिसको डिस्काउंट मिला उसका एक्सपेंस क्या हुआ, घटेगा। तो इसको हम लोग किस किस नाम से जानते हैं, देखो, ट्रेड डिस्काउंट, फिर कैश डिस्काउंट और ये रिबेट। दो अलग चीज़ है। देखो, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है जब बिजनेसमैन अपने स्टॉक को निकालना चाहता है, बेचना चाहता है, और ये हमेशा लिस्ट प्राइस पे देता है, चाहे वो फेस प्राइस पे। मैंने ऑलवेज गिवन अलॉट बाय द बिजनेसमैन टू देयर लिस्ट प्राइस, मार्क प्राइस। किसको देता है, कस्टमर को, वन हु परचेज कैश या क्रेडिट, नगद खरीदे या उधार खरीदे, उससे लेना देना नहीं है। ये हमेशा सेल्स प्राइस को क्या करेगा, घटाएगा नहीं। जो उसका लिस्ट प्राइस है वो हमेशा क्या घटाएगा। तो किस पे अप्लाई होता है, तो लिस्ट प्राइस पे। और ये ऑर्डिनरी डिस्काउंट है, सबको मिलता है, चाहे नगद खरीदे या उधार खरीदे। ऐसे डिस्काउंट का बुक में कोई एंट्री नहीं होता है, ये ऑलवेज कैलकुलेट होता है ऑन लिस्ट प्राइस। अब कैश डिस्काउंट का मतलब हुआ, ये एज पर एग्रीमेंट होता है। वेन एवर कस्टमर पेड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी या एज पर एग्रीमेंट। अगर मान लो हम तुमको माल बेचे हैं और कहें कि 10 दिन के अंदर पे करोगे ना तो आपको 5% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, तो दिस इज कैश डिस्काउंट। कब, अगर आप 10 दिन के अंदर पे करते हो तो एज पर एग्रीमेंट हो गया। ये क्या हुआ, आप 1 लाख का माल है, लिस्ट प्राइस लिखा हुआ 1 लाख रुपया, तुम नगद खरीदो या उधार खरीदो, बोलेगा 20% डिस्काउंट ऑन ट्रेड डिस्काउंट, तो सीधा 1 लाख का 20% हटा देगा, तो सेल्स की वैल्यू घट जाएगा। कितना हो जाएगा, वो 80,000 हो जाएगा। अब 80,000 का माल एक्चुअल फिगर होगा, इनवॉइस हो जाएगा, वो 80,000 होगा। और अगर आप कैश पेमेंट कर रहे हो या एज पर टर्म कर रहे हो कि 20 डेज के बाद, अगर टर्म दिया है कि 20 दिन का तो पेमेंट करना है, अगर 21वां दिन करोगे तो ये डिजर्व नहीं करते हो। लेकिन अगर एज पर टर्म अगर आप पेमेंट किए हो, एज पर एग्रीमेंट पेमेंट किए हो उस टाइम बाउंडेशन के अंदर, तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलता है। उसको क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट। याद है, रिबेट एक अलग चीज है। रिबेट क्या है, सारा ऑकरेंस होने के बाद ये रिबेट दिया जाता है कि माल आपको बेच दिए, ट्रेड डिस्काउंट हो गया, कैश डिस्काउंट भी हो गया, लेकिन उस माल में कुछ डिफेक्टिव हो जाए, है ना, कुछ खराबियां निकल जाए, क्वालिटी खराब हो जाए, इंप्रूव, तो उस पोजीशन डिफेक्टिव माल है तो उस माल को उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड करता है। वो कौन करता है, सप्लायर अपने कस्टमर को, तो उसको बोलते हैं रिबेट। तो रिबेट को लोग समझता है डिस्काउंट, लेकिन टेक्निकल डिफरेंस है। रिबेट का मतलब हुआ कि जब अनक्वालिटीफुल गुड्स है, डिफेक्टिव गुड्स है, उसको रन कराना है, उसको बेचना है, तो कस्टमर को एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना पड़ता है। उसको क्या बोलते हैं, हम रिबेट बोलते हैं। तो रिबेट ऑलवेज गिवन बाय द फिनिशिंग द जॉब ऑफ सेल, सेल को एग्जीक्यूट करने के बाद कि सेल कर दिए, अब देखो माल खराब निकल गया, वो बोला एक्सेप्ट तैयार नहीं, तो ठीक है रिबेट दे देंगे, डिडक्शन दे देंगे, कुछ छोड़ देंगे पैसा। तो रिबेट भी डिस्काउंट ही कहते हैं, लेकिन उसका वर्ड क्या होगा, रिबेट। लेकिन इसको रिबेट नहीं बोलना, ये कंडीशनल है। कैश पे करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। और ये लिस्ट प्राइस, हमेशा लिस्ट प्राइस किस पे होता है, तो लिस्ट प्राइस का मतलब जो उसके गुड्स के ऊपर फेस पे लिखा हुआ है, इसको एमआरपी बोलते हैं, कैटलॉग प्राइस बोलते हैं, लिस्ट प्राइस बोलते हैं। तो उस फेस प्राइस को बोलते हैं हम लोग लिस्ट प्राइस। और लिस्ट प्राइस पे रेट ऑफ डिस्काउंट लिखा रहता है, ट्रेड डिस्काउंट, व्यापारिक बट्टा बोलते हैं। ये ऑलवेज होलसेलर देता है किसको, ध्यान रखना, दिस डिस्काउंट इज अलाउड बाय द होलसेलर टू देयर कस्टमर, यानी सीधा